कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति अहम है और अहम के लिए यहां पर आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। रणनीति इसलिए जरूरी है कि बिना रणनीति अगर आप चुनाव लड़ेंगे या युद्ध लड़ेंगे तो आपको यहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो नुकसान ना मिले, फायदा मिले, इसकी रणनीति बहुत जरूरी है। और खास तौर से भारतीय लोकतंत्र में रणनीति बहुत आवश्यक है। और फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो चुनाव हैं, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे निकाय चुनाव की बात करें, या अन्य चुनावों की बात करें, या आगामी आम चुनाव 24 की बात करें, फिलहाल यहां पर जो रणनीति है उसी के सहारे चुनाव लड़ा जा रहा है। जनता के मुद्दे भले ही ना उठाए जाएं, जनता के लिए काम हो अथवा ना हो, जनता के लिए अच्छा काम किया हो या ना किया हो, पर यह रणनीति बहुत जरूरी है। और जब रणनीति बनेगी तभी आपको जनता जनाधार देगी। ये सोचना है पार्टियों का। मैं यहां पर किसी विशेष पार्टी पर निशाना नहीं साध रहा हूं, मैं केवल एक नॉर्मल बात कर रहा हूं, सामान्य बात कर रहा हूं। क्योंकि यहां चुनाव की रणनीति विधानसभा चुनाव में बनती है और लोकसभा चुनाव में बनती है, पंचायत चुनाव में बनती है, राज्यसभा चुनाव में बनती है, सभी जगह बनती है और निकाय चुनाव में बनती है। अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश में, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं इस साल, राजस्थान में चुनाव होने, छत्तीसगढ़ चुनाव होने, और हो सकता है कि जम्मू और कश्मीर में भी इस साल चुनाव हो जाए, उम्मीद लग रही है। पर 3 जगह चुनाव तो यहां पर पक्का है कि चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश शिवराज सरकार, छत्तीसगढ़ बघेल सरकार और राजस्थान गहलोत सरकार। आंतरिक कलह अगर छोड़ दे राजस्थान का, तो वहां पर भी अब रणनीति बेहतर बनाई जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि आंतरिक कलह को खत्म करके और पायलट और गहलोत जो गुट है उसमें एकता लाके यहां पर चुनाव लड़ा जाए। खैर, वो तो राजस्थान का विषय वस्तु है, वो कांग्रेस देखेगी, आलाकमान के ऊपर निर्भर करता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि अगर आपने बेहतर काम किया है तो फिर अभियानों की आवश्यकता क्या है। अगर आपने जनता के लिए काम किया है तो उसको दिखाने की आवश्यकता क्या है। अगर जनता तक आपकी पहुंच हुई है, आपकी योजनाओं की जानकारी और लाभ जनता को मिला है, तो मेरे ख्याल से किसी चर्चा की आवश्यकता यहां पर नहीं होगी। पर चूंकि रणनीति है और रणनीति बनाई जाएगी, विपक्ष भी रणनीति बना रहा है, सत्ता पक्ष भी रणनीति बना रहा है। सत्ता पक्ष यहां पर शिविर, चाय चर्चा, टिफिन चर्चा, जनसभा के बयान, इन तमाम चीजों में लगा हुआ है। क्योंकि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है और करना भी चाहिए। अगर रणनीति नहीं बनाएंगे तो परिणाम बेहतर कैसे मिलेंगे। तो विपक्ष भी इस बार पीछे नहीं हो। विपक्ष भी यहां पर तमाम तरह की शिविर के माध्यम से, प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से, जनसंपर्क अभियान के माध्यम से अपने आप को दुरुस्त करने में लगा हुआ है और बीजेपी के सामने चुनौती पेश करता नजर आ रहा है। नजर मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब अगर लोकतंत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष मजबूत नहीं होंगे तो शायद लोकतंत्र की व्यवस्था को एक पे से चलने लग जाएगा। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि सत्ता पक्ष भी मजबूत हो और विपक्ष भी मजबूत हो। और फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सत्ता पक्ष मजबूत है ही, दूसरी बार सरकार बना के बैठे हुए हैं। और अगर विपक्ष की बात करें तो 17 के मुताबिक यहां पर सीटें अच्छी मिली और मजबूत विपक्ष का यहां पर मैंडेट जनता ने आपको दिया। पर शायद उस विपक्षी व्यवस्था पर अभी तक सपा प्रमुख उतर नहीं पाए हैं। चर्चा कर रहे हैं, पर शायद जो दमखम अब तक जनता के मुद्दों के लिए देखा जाना चाहिए था वो देखने को नहीं मिला। फिलहाल एक बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2024 क्या लग रहा है? देखिए 24 जनता तैयार है और 24 में बदलाव होना है। 24 में बदलाव के लिए जनता तैयार है। और जो बुनियादी सवाल वो आज वही हैं। किसान परेशान हैं, चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है और सरकार लगातार टिफिन इवेंट, अरे ये टिफिन तो बोलते हैं जो बच्चे लेकर के चलते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो टिफिन कार्यक्रम है, ये टिफिन कार्यक्रम क्या है? आप बच्चों को खाना नहीं दे रहे, बच्चों को ड्रेस नहीं दे रहे, बच्चों को जूता नहीं दे रहे, बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हो और खुद टिफिन खा रहे हो।
जो सरकार खुद टिफिन खाए, बच्चों को खाना न दे, वो क्या उम्मीद करोगे कि बच्चों के भविष्य को बेहतर करेगी सरकार? देखिए ये जो ट्रिपल इंजन का सपना अब दिखा रहे थे, आपने देख लिया ना, ट्रिपल इंजन बढ़ गए। और इसी तरह शासन, प्रशासन, बीजेपी के लोग, जनता एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। आपने देखा नहीं इनके सांसद क्या कर रहे हैं? इनके सांसद पुलिस को पीट रहे हैं। इनके सांसद दबाव बना करके जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए वो भागे फिर रहे हैं, और सरकार अपराधियों को बचा रही है। ये तो सरकार चल रही इनकी। और आप सोचिए, तो ये पब्लिक है, सब जानती है, यूनाइटेड भी जानती है, और सत्ता पक्ष क्या कर रहा है ये भी जानती है, और विपक्ष अपनी भूमिका कैसे निभा रहा है ये भी जानती है। वो संघर्ष जो कभी धरती पे होता है, जमीन पे होता है, संघर्ष कहाँ है ये भी जानती है। और आने वाले चुनाव परिणामों में स्पष्ट हो जाएगा कि पब्लिक ने क्या जाना है और क्या समझा है। महत्वपूर्ण चर्चा विषय हमारे साथ मेहमान जो रूबरू करा दूं, प्रवक्ता भाजपा से विवेक कुमार श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से उनके फारबंद प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से मलिक जावेद अंसारी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे प्रितपाल सिंह सलूजा अपनी बात रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमेशा अपनी बात मुखर करने वाले आमिर साबरी भाई अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा विवेक श्रीवास्तव से। विवेक भाई, आप 9 साल के कार्यकाल को गिना रहे हैं, बता रहे हैं, टिफिन पर चर्चा, चाय पर चर्चा, जनसभा का अभियान, जनसभाएं, और सुनने में आ रहा है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 7 जून को उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, नोएडा जाएंगे, वहाँ पर टिफिन पर चर्चा करेंगे, जो रूठे कार्यकर्ता उनको मनाएंगे, क्योंकि तमाम आपसी कलह भी यहाँ पर निकाय चुनाव में टिकट के दौरान हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को यहाँ बताने की जो कवायद चल रही है बड़ी रोचक है। मैं देख रहा हूँ लगातार प्रेस वार्ताओं के माध्यम से, अभियान के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से, टिफिन के माध्यम से, यहाँ पर जो शुरुआत है लोकसभा चुनाव की वो आपने कर दी है। बहुत अच्छी तैयारी के साथ आप जमीन पर जा रहे हैं। पर मेरा मानना यह है कि काम आप चूंकि बोलते हैं हमने बेहतर काम किए हैं, काम बेहतर किए हैं, तो मेरे ख्याल से उसके लिए ज़रूरत नहीं है इस तरह अभियानों की। पर चूंकि राजनीति है और अभियान जरूरी है, जनता के बीच अपने आप को बनाए रखना भी जरूरी है। कैसे देखते हैं इन अभियानों को, और जो काम किए हैं तो उसके लिए इस तरह का व्यापक प्रचार जरूरी है क्या, या जनता जान चुकी है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? देखिए गौरव जी, पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने अच्छा हर मोर्चे पे काम किया है। चाहे वो जनता के अंतिम पायदान पे खड़े आदमी के लिए योजनाएं बनाने का काम हो जी, उन योजनाओं के क्रियान्वयन का काम हो जी, उस योजनाओं का लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे इसकी चिंता हो, चाहे देश की सीमा पर खड़े रणबांकुरों के शस्त्रागार को मजबूत करने का विषय हो, अच्छा, चाहे देश में सदियों से चल रही समस्याओं के समाधान का विषय हो, चाहे अनुच्छेद 370 हो, अच्छा, चाहे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने का विषय हो, तमाम ऐसे मुद्दे, तमाम ऐसे मोर्चे जिस पे पूर्ववर्ती सरकारें छूने से डरती थी और जो गरीब उनकी चिंता का विषय भी नहीं थे, उन गरीबों की चिंता करना, योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक पहुंचाना, अच्छा, कैसे उनके जीवन में खुशहाली आए, कैसे किसान की दशा बदले, अच्छा, कैसे उसके जीवन में खुशहाली आए। 6000 से एक विषय नहीं, गौरव जी बहुत हल्की टिप्पणी मत करिए, बहुत गंभीर विषय आज आपने गंभीर विषय तो मैं वही बोल रहा हूँ ना। 6000 को हल्के मत बताइए। किसानों के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। अच्छा। चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड लाने का विषय तो हो, किसानों ने किसान बिल के लिए इतना व्यापक जनसमर्थन क्यों किया? वो अलग विषय, आंदोलन क्यों किया? वो अलग विषय, उसमें चर्चा अच्छा, करेंगे। समझा नहीं पाया। चाहे किसान क्रेडिट कार्ड ला करके हमने साहूकार के कर्जे से किसान को मुक्त किया, उसके मकर जाल से आज़ाद कराने का काम किया, ये हम लाए। अच्छा, हमारे पूर्ववर्ती बहुत सालों तक कांग्रेस सरकारें थी, अच्छा, उनके मन में, कांग्रेस के मन में किसान क्रेडिट कार्ड का विचार क्यों नहीं आया? जी, आज अगर किसान क्रेडिट कार्ड हमने दिया
तो ये हमारा विचार है। और अगर आज हम 6,000 दे रहे हैं, हमारे कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्तर से भी उसमें कुछ सहयोग राशि जोड़ी है। अच्छा वो 6,000 रुपये मात्र नहीं है, जी। 2-2 हज़ार की 3 किस्तें हैं। जी। कम से कम ट्रैक्टर की जुताई का पैसा निकल बहुत आता बात है, है। कम से कम बीज का पैसा निकल आता है, बहुत मदद हो जाती मौके पे। मैं भी किसान हूँ, मैं उस 6,000 की के महत्व को समझता हूँ। विषय और भी है, उसके अलावा भी बता रहा हूँ। जी। चाहे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, अच्छा जब AK एंटोनी साहब विदा लिए तो भारतीय सेना के शस्त्रागार खाली थे। अच्छा। एक राफेल सौदा चर्चा चलती रही, सालों चलती रही, लेकिन वो परवान नहीं पहुंच सका। आज अगर हमारे सेना के शस्त्रागार भरे हैं जी, सेना अपना उच्च गुणवत्ता के साथ प्रदर्शन कर रही है। अच्छा। चाहे म्यांमार में घुस के मारना हो, अच्छा। चाहे पाकिस्तान में घुस के मारना हो, अच्छा। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, चाहे एयर स्ट्राइक करना हो, और तो डोकलाम विवाद में जहाँ आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है, वहाँ भी हमारे सेना ने अपने उच्च गुणवत्ता का प्रदर्शन किया है। तो ये रही बात वायु सुरक्षा के मोर्चे पे। तो मुझे लग रहा है कि आप भी यहाँ पर 9 साल के कार्यकाल को गिना रहे हैं। इसी तरह विदेश नीति में आ जाइए। मुझे तो लग रहा है डिबेट में नहीं, 9 साल कार्यकाल को आप भी गिनाना शुरू कर दिए। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये हमारा कार्य है, हमारी जिम्मेदारी है। रुक जाइए, पर आप छेड़ा विषय आपने, तो जवाब तो आपको लेना होगा। बिल्कुल दीजिए। जब विदेश नीति की बात होती है, एक समय तक हमारे मनमोहन सिंह जी, ठीक, हम सब उनका सम्मान करते, बहुत पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री देहाती औरत बताता था। आज नरेंद्र मोदी के लिए किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष क्या ऐसी ओछी टिप्पणी करने का साहस कर सकता है? ये हमारी विदेश नीति की मजबूती का परिणाम है। अगर आज सारे देश हमारे प्रधानमंत्री को या राष्ट्राध्यक्ष के साथ अगल बगल खड़े हो गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो हमारी विदेश नीति की मजबूती का परिणाम है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विदेश नीति आज परवान चढ़ रही, उसका परिणाम है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। और तो और जो लोग कहते थे कि 370 हटेगा तो वहाँ तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेंगे, इन्हीं आंखों ने लाल चौक पे तिरंगा लहराने की मुसीबतों को देखा है, और इन्हीं आंखों से हमने लाल चौक पे रामनवमी का जुलूस निकलते देखा है। ये आंखें देख चुकी है उस दृश्य को। कह दीजिए किसके पहले आपकी आंखों ने कभी रामनवमी का जुलूस लाल चौक पे देखा हो? ये हमारी शासन का परिणाम है। और अगर हम आज जनता के बीच जाकर के इसको गिराते हैं, तो विपक्ष के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। ये पेट दर्द हम देखना चाहते हैं, ये दर्द देख कर अच्छा लगता है। इन्होंने नहीं किया, इनके पास मौका था, हमने किया, हम गिराएंगे। ठीक है बेबे भाई, आपने मोरबी पुल हादसा देखा कि नहीं देखा? वो भी देखा, उस पर कार्रवाई भी देखा। अच्छा। आपने कल का जो एक्सीडेंट हुआ वो देखा कि नहीं? उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, मैंने वो पूछ लिया। देखिए, घटनाएं दुर्घटनाएं ये चलती रहती है, उस पर ईमानदारी से कार्रवाई, और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, उसकी जड़ तक जाने का प्रयास ये हम करते हैं। तो आपका कमिटमेंट है कि आप भविष्य में कोई भी मोरबी पुल हादसा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, उस पर कार्रवाई की गई, कोई बक्सा नहीं किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, उस कंपनी के बड़े बड़े नाम उसमें शिक्के में पहुंचे हैं, आप पता कर लीजिए, कोई बक्सा नहीं गया। मुझे पता है। और सुन लीजिए, जैसे जैसे जांच इसकी भी आगे बढ़ेगी जी, बालासोर की ट्रेन दुर्घटना की, जो नाम इसमें चिन्हित किए जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। उम्मीद करेंगे मोरबी पुल हादसे में कोई बड़ा नाम भी इसके अंडर में आए। फिलहाल जांच चलती रहती है हमारे देश में। ठीक है, जो मर गया उसके लिए यहाँ पर कोई सांत्वना नहीं है, मुआवजा बिल्कुल है, मुआवजा मिल चुका होगा। ठीक है नहीं, जो लोग हमारे बीच में, हमारी पूरी संवेदना चले उन परिवारों के साथ है। ठीक है, और हमने पहले दिन ही इस पे डिबेट में आपका मानना यह है कि अपनी बात पहुंचाना बहुत जरूरी है, और निश्चित रूप से बात ठीक है। बिल्कुल, लोकतंत्र में मैं इस बात को गलत नहीं मानता हूं। एक बच्चा पढ़ता है जी, परीक्षा देता है जी, अध्यापक उसकी कॉपी चेक करता है जी, रिपोर्ट कार्ड बनता है। अच्छा। उस रिपोर्ट कार्ड को ले जाके तो कॉपी चेक कराने जा रहे हैं, खाता है, कॉपी चेक कराने जा रहे हैं हम। बिल्कुल, लोकतंत्र जनता जनार्दन है, मलिक जावेद अंसारी पार्टियां कॉपी चेक कराने जा रहे हैं। 1 महीने पे, 100 दिन पे, 6 महीने पे, हो गया। जनता के बीच जाके अपनी कॉपी मलिक भाई अपनी कॉपी लेके मलिक भाई टिफिन और कॉपी चेक कराने जा रहे हैं। विवेक भाई बोल रहे हैं जो हमने काम किया है, तमाम काम उन्होंने गिनाए, और जो गलतियां हुई उनसे सबक भी लिया है, वहां पर जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है, और जो उन्होंने किया वो अब तक कांग्रेस ने कतई नहीं किया, और अपनी नीतियों पहुंचाना कोई गलत बात नहीं है। और यहाँ पर चूंकि फाइनल एग्जाम आ गया है, तो कॉपी चेक कराने जा रहे हैं, नंबर चाहिए, सत्ता बनानी है, हैट्रिक माननी है। प्रवक्ता कांग्रेस, आपकी क्या राय है? जी, दिखाया है, मैं इनको दूसरा हिंदुस्तान दिखाऊंगा। अच्छा। अनुराग ठाकुर है इनके केंद्रीय मंत्री जी, उन्होंने संसद में कहा है जी कि 3260 करोड़ रुपया हमने पिछले 9 सालों में
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खर्च किया है। लीजिए। उन्होंने ये कहा है कि 3230 करोड़ रुपया हमने प्रिंट मीडिया पे खर्च किया है। तो केवल इनका प्रचार प्रसार टीवी पे और मीडिया में दिखाई दे रहा है। अच्छा। दूसरा, इन्होंने विदेश नीति की बात की, जी। तो विदेश नीति अभी प्रधानमंत्री की क्वाड मीटिंग कैंसिल हो गई थी, जी। और क्वाड मीटिंग से ये आते हैं, वहां जाते जी। हैं, और जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो वहाँ की यूनिवर्सिटी जो है भारत के 5 राज्यों को स्टूडेंट को बैन कर देती है। उसमें उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है और जम्मू कश्मीर भी है। बिल्कुल है। दूसरा, विदेश नीति पे काहे के जो है बैन प्रधानमंत्री काहे के बैन करते हैं? बजट वीजा पे काम करने के लिए। जब मलिक भाई ये किसने पूछ रहे हैं कि क्यों बैन कर दिया गया, विवेक श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, बता दीजिए उनको। क्या ये बोल रहा है क्यों बैन कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया में भारत के 4 से 5 राज्यों के क्या छात्रों क्या को? बैन किया गया बताएं ना। उनका वीजा बैन कर दिया गया है किस चीज के लिए बैन? कि उन्होंने कहा है बीटिंग वीजा। मैं बता देता हूँ बेबू भाई। जी बताइए। मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं पूरा स्टेटमेंट कर लूं, फिर आप क्वेश्चन पूछिए ना, बीच में आप नहीं, विवेक श्रीवास्तव को थोड़ा पूछ रहे थे। नहीं, आप स्पष्ट करा दीजिए। हाँ, कि अभी बड़े- बोल देंगे। मैं बड़े उस बात बता को दीजिए। समझना चाहता हूँ। बड़े ठीक है। विद्वान प्रवक्ता कांग्रेस के, बता दें कोई शक है क्या? जो बैन, नहीं, मुझे कोई शक नहीं, आपको हाँ, शक हो सकता है। अच्छा। मुझे बता दीजिए कि जो बैन किया गया है, चलिए। पूरा विषय डिटेल बता दें। चल उसका ठीक है। बहुत मलिक भाई बता विस्तार जवाब दीजिए, दूंगा। इनको व्याख्या चाहिए उसकी, बता दीजिए। वहाँ की काहे के लिए बैन यूनिवर्सिटीज ने 5 राज्यों को बैन कर दिया कि ये यहाँ के पढ़ते नहीं, यहाँ के बच्चे आके काम करते हैं, इतनी बेरोजगारी है। जी, लीजिए। दूसरा, काहे के लिए बैन आजाद किया? भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है देश में, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जी। 14 प्रधानमंत्री ने केवल 55 लाख करोड़ कर्ज लिया था 65 सालों में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 100 लाख करोड़ खर्च कर दिया इस देश पे। 9 साल में 100 लाख करोड़ का कर्ज लिया है इन्होंने। ये अर्थव्यवस्था की हालत है। और ये अब क्या हो रहा है गौरव भाई जी। अब डॉलर 1 रुपया तो $5 मिलते हैं। लीजिए। अब 20 रुपए में तेल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, और 10 रुपए में डीजल मिल रहा है। अच्छा। और किसानों की आय तो 400 गुना बढ़ गई है। अच्छा। चावल का वादा कहते हैं, तो 400 गुना बढ़ा दी है। अच्छा। और दूसरा, 2000 यूनिवर्सिटी खोल दी हुई है मोदी जी ने। अच्छा। 2000 यूनिवर्सिटी खोल दी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अच्छा। और ये कह रहे थे चीन की बात कर रहे थे, डोकलाम की। अरुणाचल प्रदेश में 11 जगह के नाम बदल दिए चीन ने। जी। इनके मुंह से चीन का क्या नहीं निकला। जी। और अभी 1 महीने के अंदर 10 जवान हमारे। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? वो घुस के मार रहे हैं, पाकिस्तान में घुस के मार रहे हैं, आप नहीं देखे क्या? गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए, वो इनको नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा। 10 जवान हमारे पिछले महीने शहीद हुए कश्मीर में, वो इनको नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा। हर साल आर्मी में 50,000 भर्तियां होती थी, अभी हाँ। 4,000 भर्ती कर रहे हैं। हाँ। संसद में सवाल पूछा गया कि आपने 8 सालों में कितनी नौकरियां दी, तो मोदी सरकार ने कहा 22 करोड़ आवेदन आए और 7,20,000 नौकरियां दी हमने। तो ये तो इनका स्तर है। केवल जी। प्रचार करो, झूठ बोलो, विदेश नीति क्या लेकर आए विदेश नीति में? एक ट्रीटी बता दीजिए जो साइन की हो इन्होंने किसी देश से। क्या जी। वीजा फ्री हो गया हमारा? जी। पासपोर्ट की हेनले इंडेक्स रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। आज 85 नंबर पे पासपोर्ट की ताकत है, जब हमारी सरकार से 51 नंबर पे थी। तो पासपोर्ट की तो गरिमा गिर गई हमारे देश की। जी। क्या अमेरिका वीजा दे रहा है? चीन पे बात कर लेता हूं मैं। चीन 500, अमेरिका 500 दिन में भारतीयों को वीजा दे रहा है और चीन को 2 दिन में दे रहा है। जी। तो ये विदेश नीति है आपकी? जी। क्या विदेश नीति है? क्या किया आपने विदेश नीति में? चलिए ठीक है। केवल फोटो खिंचवाया है, भाजपा की रैलियां की है विदेशों में जाके, और कुछ नहीं किया। एक ट्रीटी बता दे, एक संधि बता दे जो प्रधानमंत्री ने साइन किया और उससे देश को फायदा हुआ। चीन को पूछ लूंगा, विवेक श्रीवास्तव बताएंगे अभी। $100 का आयात कर रहे हैं हम 1 साल जी। में। जी ठीक है। ठीक है मलिक भाई, अभी विवेक श्रीवास्तव जवाब देंगे। रविंद्र भाई, आपकी क्या राय है, क्या राय रखते हैं? क्योंकि अभी ये आंकड़ों की बात करें तो तमाम तरह की चीजें सामने हैं। अभी आपको बता दूं कि अभी क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो अभी क्रूड ऑयल 14 महीने की, ये 2 दिन पुराना अपडेट है कि 14 महीने के सबसे निचले स्तर पर क्रूड ऑयल है। और जब ये जानकारी मिलती है कि पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं उनके रेट के हिसाब से पेट्रोल डीजल लोगों को प्राप्त होता है, जो राज्य कर मिला के और बेट मिला के। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 14 महीने के निचले स्तर पर पेट्रोल और डीजल है तो उसका लाभ आम जनता को क्यों नहीं मिलता? ये अलग बात होगी, क्या इस पर चर्चा विवेक श्रीवास्तव बाद में बताएंगे। रविंद्र भाई, आपकी क्या राय है? क्योंकि यहाँ पर अभियान आप भी चला रहे हैं और शुरुआत आप भी कर चुके हैं, पर अभियान से पहले एक बात सोचने वाली जरूर है कि अगर जनता ने आपका काम देखा है, जनता ने आपका संघर्ष देखा है और जनता ने आपकी रुचि देखी है उनके मुद्दों के लिए लड़ने में, तो जनता आपको अपना जनाधार देगी। जो कि हमने देखा है कि 47 सीट से आप 111 सीट पे आए, सिर्फ कारण एक कि शायद कुछ उनको नजर आया। रविंद्र भाई, क्या राय है? बहुत महत्वपूर्ण है। जी।
हमारे जो आदरणीय प्रवक्ता हैं विवेक भाई, जी वो अपनी उपलब्धि 2 विषय पे बता रहे थे, जी किसान पे और विदेश नीति पे। जी तो पहले देख लेते हैं कि भारत के नागरिक क्या देखते हैं इसमें। जी 12 राज्यों में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जी अब 5 राज्यों में केवल पूर्ण बहुमत की सरकार है, बाकी जिसमें केवल 2 बड़े राज्य हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश। जी बाकी 3 छोटे राज्य हैं, जी असम, उत्तराखंड और त्रिपुरा। मैं उन राज्यों को शामिल नहीं कर रहा हूँ जहाँ मध्य प्रदेश भी ऑपरेशन नहीं, मैं उन राज्यों को शामिल नहीं कर रहा हूँ जहाँ ऑपरेशन कमल हुआ था। अच्छा, ऑपरेशन कमल हुआ, इसे शामिल नहीं कर रहे। अच्छा, लीजिए। इसलिए उसको शामिल नहीं कर रहा हूँ जहाँ जीते। तो 12 जी पूर्ण बहुमत के राज्य से ये घट के क्या 5 पूर्ण बहुमत के राज्य पे आ चुके हैं, जिनमें से केवल 2 बड़े राज्य हैं बस। जी तो जनता इनको ऐसे देख रही है। अच्छा किसान की बात बता दें आपको। जी किसान को हम लोगों ने फ्री ट्यूबवेल दिया था, जी फ्री बिजली दिया था। अगर दिल्ली की बात करते हैं 200 यूनिट फ्री, हमने फ्री बिजली दिया था। जी अब किसान अगर ट्यूबवेल लगाएगा तो 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे उसको। जी कब कनेक्शन मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। अच्छा अब हर किसान के घर पे मीटर लग गया है, जितना मर्जी बिल आता है, बिल कम कराने जाइएगा तो घूस के रूप में 1000-2000 रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा किसान की जो सबसे बड़ी समस्या थी, 6 साल हो गया उत्तर प्रदेश सरकार को छुट्टा पशुओं के अभियान को अखबारों में चलाने के लिए मुझे लगता है कि कई हजार करोड़ रुपया खर्च कर दिया इन्होंने। लेकिन उसका परिणाम क्या आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी महोदय ही छुट्टा पशु से टकरा के देहावसन कर बैठते हैं। जी बीज नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलता है, खरीदी नहीं जाती है। अच्छा, इन्होंने 354 वादे किए थे 2014 में। 354 वादे किए थे। अच्छा 354 जी 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 उनमें किसानों के लिए 2 प्रमुख वादे थे, एमएसपी का जी और किसानी को मनरेगा से जोड़ने का। आज तक एमएसपी नहीं हुई, आंदोलन भी हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माफी भी मांग लिया, लेकिन उस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। ठीक। मनरेगा को जोड़ना था कृषि से, मनरेगा का बजट ही घटा दिया। अच्छा, कम कर दिया। ये किसानों की स्थिति है। अब जरा हम देख ले हमारी विदेश स्थिति क्या है। जी विदेश स्थिति तब आकी जाती है जी जब आपका आयात ज्यादा हो जाए, इंपोर्ट कम हो जाए। मतलब आयात आप अधिक करें और निर्यात कम करें। जी विदेश व्यापार विदेश नीति तो इसमें हमारी स्थिति इतनी खराब है कि हम 122 अरब करोड़ का घाटा है, ये डॉलर में है। जी मतलब 9 साल में केंद्र सरकार और इनकी राज्यों ने इतना बड़ा अंतर रखा है उत्पादन में। और लेकिन बताएंगे डिजिटल इंडिया और पता नहीं इंडिया शाइनिंग और जाने क्या क्या बताते हैं। अच्छा फिर दूसरा होता है कि आपकी सीमाएं कितनी सुरक्षित होती हैं। चीन घुस गया लद्दाख में, नेपाल घुस गया पिथौरागढ़ में, जी चीन फिर गुजरा है उत्तराखंड में। अच्छा उसने अरुणाचल प्रदेश को अपना बता दिया। फिर किसी देश की इज्जत बनाने के लिए 7 देश हैं जो G7 वाले हैं, जी उन्होंने कुछ मानक बनाए हुए हैं। उनके मानकों में हम सबसे अंतिम में हैं। जी जी अक्सर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि वो गलत है, उनको कूड़ेदान में डाल दीजिए। अगर ये था तो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे जापान में और वहां पर मौजूद थे G7 के सारे देश। जी उन्होंने अपने कद को जरूर बड़ा किया, लेकिन देश के कद पे कोई बात नहीं किया कि तुम हमारे देश को सारे आंकड़ों में पीछे क्यों करते हो। जी यह विदेशी नीति है। पूछ लेता हूं उनसे। रूस जो हमारा सबसे अच्छा साथी है, जी उसने हमारे रुपए को लेने से मना कर दिया। जी ये हमारी विदेश नीति है। ठीक है, जवाब लेता हूं। ठीक है रविंद्र भाई, ठीक है। प्रवक्ता आप कृपाल भाई आप भी पूरा मेहनत से यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष लगातार देख रहे हैं, चाहे एमसीडी की बात करें और चाहे गुजरात की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें। लगातार आम आदमी पार्टी का संघर्ष जारी है बीजेपी के विरुद्ध।
पर चूंकि यहाँ चुनाव की तैयारी अब हो रही है, आम चुनाव की 24 के बड़ा चुनाव है, क्योंकि दिल्ली में जीतने के बावजूद आपका सुपड़ा वहां साफ हो जाता है, लोकसभा जीत नहीं पाते आप। तो क्या इस बार रणनीति बनाई है? क्योंकि यहाँ पर तो चाय पे चर्चा, मंथन शिविर, टिफिन पर चर्चा, अभियान, सभाएं शुरू हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी क्या स्थिति है और कौन सी व्यापकता के साथ जनता के बीच जाएगी? क्योंकि निकाय चुनाव में आपको ठीक ठाक जनाधार मिला है, तमाम बड़े पद भी जीतने को मिले हैं और कार्यकर्ता भी आपके अब पूरे उत्साह के साथ हैं। कृपाल से जी बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, मैं बहुत इनका आदर करता हूं और उस पार्टी में है जी। हालांकि उनका दिल और दिमाग जो है वो देश के प्रति है, मगर पार्टी उनकी जो वो विपरीत सोचती है। अच्छा। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के हालात खड़े कर दिए हैं, मैं विवेक श्रीवास्तव जी से ये पूछना चाहूंगा जी 2014 और 2019 के बीच में जो उन्होंने कह के जो अपने मैनिफेस्टो में जो चीज डाली थी, उनमें कितनी बातें उन्होंने 2019 तक कंप्लीट कर दी और 2019 से लेके आज तक जो 4 साल अभी बीत चुके हैं, 9 साल खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मना रहे जगह जगह जाकर। आपने गिनवा दी, टिफिन पे चर्चा, पल्ले पे चर्चा, तल्ले पे चर्चा जी। एक मैनिफेस्टो की बात बता दी जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हो जमीन के ऊपर जी। भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक नीति है जी। हिंदुओं को मुस्लिम से लड़ाओ, अच्छा। हिंदू को सिख से लड़ा दो, अच्छा। ईसाई को उससे लड़ा दो। अच्छा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नीति नहीं है। मैं इसका प्रमाण दे दूं आपको। बंगाल का चुनाव था जी। बंगाल के चुनाव में इन्होंने अमित शाह वहां गए थे, क्या स्थिति पैदा कर दी थी? जैसे लग रहा था बंगाल नहीं है वो पाकिस्तान है। बिल्कुल। वो ये दिख नहीं रहा था कि बंगाल हमारे भारत का हिस्सा है। और छोड़िए दिल्ली जो देश की राजधानी है, 2020 के चुनाव में आपको याद होगा दिल्ली के अंदर उन्होंने ऐसा बना दिया था जैसे लग रहा था पाकिस्तानी सारे रहते हैं। अच्छा। वहाँ हिंदुओं को तो कोई जीने नहीं देगा। इनके केंद्रीय मंत्री ये कहा करते थे कि वहां तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हिंदुओं की बेटियों, माताओं, बहनों को घर से खींचा जाएगा। आज सरकार बने कितने वर्ष हो गए, जबकि कानून व्यवस्था इनकी खुद की है वहां पे। देश के अंदर लोगों को भ्रमित करके, लोगों को भटका कर जितना वोट हासिल कर सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नीति है वोट लेने में। अच्छा। जैसे कि अभी सपा के प्रवक्ता जी ने बता दिया बहुत अच्छी तरह से कि कितने राज्यों में इनकी सरकार के कितने राज्यों में रह गए जी। जिस तरह विपक्ष इकट्ठा हो रहा है जी। विपक्ष की जितनी ताकत बढ़ती चली जा रही है, अरविंद केजरीवाल जी, नीतीश कुमार जी, शरद पवार जी, अखिलेश यादव जी जगह जगह जाकर लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकती दिख रही है। अच्छा। ये विवेक श्रीवास्तव जी भली भांति जानते हैं। अच्छा, जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अगर काम होता 2020 में अरविंद केजरीवाल देश का पहला मुख्यमंत्री होगा। अगर शासन में देखेंगे वो अपना रिपोर्ट कार्ड साथ में लेकर चलता था। अगर हमने आपको बिजली मुफ्त दी, आपको पानी मुफ्त दिया, शिक्षा मुफ्त दी, स्वास्थ्य मुफ्त दिया, हम लोगों ने सड़कें दी, कैमरा दिया, युवाओं को सारी सेवाएं दी, अगर हमने ये सब किया हो तब हमें वोट देना, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। ऐसा जिगरा क्या विवेक श्रीवास्तव जी की पार्टी दिखा सकती है? अच्छा। कि अगर हमने यहाँ काम नहीं किया तो अखिलेश यादव को वोट दे देना, राहुल गांधी को वोट दे देना, अरविंद केजरीवाल को वोट दे देना। नहीं हिम्मत है इनके पास। अच्छा। क्योंकि ये जहां जाते हैं वो लड़ाने की रणनीति पे काम करते हैं। अच्छा। अब आ जाइए पेट्रोल और डीजल की कीमतों के ऊपर। घर की गैस महंगी, सीएनजी महंगी, सीएनजी महंगी, क्रूड ऑयल सबसे निचले स्तर पे इससे गया हुआ। अगर कोरोना काल को अगर कंक्लूड कर ले आज की डेट में तकरीबन चंद डॉलरों का फर्क होगा, उसके बावजूद भी हमारी आपकी जेब में सेंध लगाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल आज भी हमको महंगा मिल रहा है। महंगाई आप बता रहे कब है? आपने बोला किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया, हमने क्रेडिट कार्ड लेके आए। किस किसान, अगर आपने क्रेडिट कार्ड लाया किसान में तो राम राज आ जाना चाहिए हमारे देश के ऊपर। एमएसपी पे किसानों की अनाज खरीदने जाए, क्यों प्याज बेच रहे हैं नागपुर में? वहां पे नागपुर में क्यों संतरे लोग रास्तों में फेंक रहे हैं? क्यों लीची फेंकी जा रही है मुजफ्फरपुर में? बातें हैं सब भारतीय जनता पार्टी के पास। 6000 से क्या होने वाला आपने गिनवा दिया कि उनको बीज सस्ता मिलेगा। बीज के रेट आसमान छू रहे साहब। 50 किलो का कट्टा यूरो उसका आता है यूरिया का, आज वो 45 किलो का रहेगा। भाई मेरा विषय थोड़ा सा और है। मेरा विषय ये है कि आप इनके अभियान चल रहे हैं, तमाम अभियान चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी कैसे अपने आप को यहाँ स्थिर करेगी? क्योंकि यहाँ पर आपने तारीफें गिराई पर आप दिल्ली के कूड़े के पहाड़ भूल गए। आपने तमाम अच्छाई बताई पर आप गंदी यमुना भूल गए।
आपने अच्छी बातें बताई, आपका संघर्ष सबके सामने है, कुछ बेहतर कर रहे हैं तभी तीसरी बार सरकार वहाँ बैठे हुए हैं, पर कुछ कमियां हैं, उनको भी अभी काम करना बाकी है। जैसा केजरीवाल जी खुद बोल चुके हैं कि 2025 तक यमुना साफ कर देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है पिरपल भाई यहाँ पर यह है कि विधानसभा चुनाव में आप मुफ्त की राजनीति लेकर आए थे, पर उसको जनता ने, यूपी की जनता ने सिरे से नकार दिया। तो मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि इस लोकसभा चुनाव के लिए, आम चुनाव 24 के लिए किस तरह अभियान चलाएंगे कि जनता यहाँ आपको वोट दे, क्योंकि आप विधानसभा जीतते हैं तो लोकसभा में सुपड़ा साफ हो जाता है, आप निकाय में जीतते हैं तो विधानसभा में सुपड़ा साफ हो जाता है। लोकसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी कैसे दर्ज कराएंगे, उसके लिए क्या प्लान बनाया है? 2 मिनट में इसको डिस्क्राइब कर दे प्लीज। गौरव जी, जी। जिन चीजों को आपके दिल्ली के, चाहे कूड़े के पहाड़ को आपने गिनाया हो, चाहे यमुना को गिनाया हो, जी भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से एमसीडी पे वहां राज कर रही थी। जी भारतीय जनता पार्टी के आज भी 7 सांसद वहां पे हैं। जी क्या जिम्मेवारी सांसदों की नहीं बनती कि दिल्ली के अंदर जो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, वो संसद में इसकी आवाज उठाए? कितने लोगों ने सुना होगा जी। कि दिल्ली के जो 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली की जनता के लिए वहां आवाज बने हो? अगर अरविंद केजरीवाल इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं, अगर राज्यपाल वहां पे फाइल रोक रहा हो, 9 दिन 10 दिन उनके बाद धरने पे बैठ के वो फाइल पास कराते, कितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहां जाते हैं इनके लिए? जी आम आदमी पार्टी, आपने एकदम सही कहा कि हम विधानसभा और लोकसभा में हम बुरी तरह हारे। जी हम जमानत जब पार्टी है, मानते हैं इस बात जी, को, जी। मगर आम आदमी पार्टी ने इसी आपकी नगर निगम के चुनाव में अच्छा काम करके दिखाया। तारीफ है। पंचायत चुनाव में हमने अच्छा काम करके बधाई दिखाया। पात्र है। गुजरात के भीतर 13% वोट, 5 लाख सीट है, वोट। मुझे पता है जी। सर 41 लाख वोट लेके हम गुजरात के भीतर आए हैं। 27 हमारे वहाँ सभा तो दूसरे नंबर की पार्टी हम बोलते मुझे हैं। पता है। 5 हमारे विधायक वहाँ पे आए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमारा सिंगरौली में मेयर जीत के आता है। जी, जी। आम आदमी पार्टी दिन ब दिन बढ़े। आम आदमी पार्टी अपने लाइन से नहीं भटकेगी। आम आदमी पार्टी ये चाहती है जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो अंतिम ठीक है। तौर में बैठा हुआ व्यक्ति है, ठीक जो है। टैक्स देता है, उसको अच्छी शिक्षा, ठीक। अच्छी स्वास्थ्य, ठीक हर तरह की उसको मुहैया होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी अपनी कभी भी बुनियादी चीजों से नहीं हटेगी, वो जनता से जुड़े हुए बात को रखती रहेगी और इसी बात को लेके जाएगी और अच्छा रिजल्ट करके दिखाएगी। ठीक है अमृत आपरी भाई, सबको सुना आपने, आपका विश्लेषण क्या बोलता है? क्योंकि आप चुनाव को देखते, नजदीकियों से देख रहे हैं और वरिष्ठता बताती है कि सबसे बेहतरीन विश्लेषण आपका होता है। क्या राय है आपकी? धन्यवाद गौरव जी। देखिए, बात हो रही है, आपने शुरुआत की हो, आज का मुद्दा है कि अभियान, जी योजनाओं का अभियान जी। कि घर घर बताना जाकर के भाजपा ने क्या किया। चूंकि सत्ता में भाजपा ही है तो बात ज़्यादातर भाजपा ही पे होगी, जी विपक्ष पे तो नहीं हो सकती। विपक्ष की भी होगी, मैंडेट उनको ही मिलता है। लेकिन गौरव जी, हमारे बड़े भाई प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बहुत सारी मतलब अच्छाइयाँ बीजेपी की कि पाकिस्तान में घुस के मारा, जी सर्जिकल स्ट्राइक करा, सारी बातें बताई, लेकिन चाइना पे बात नहीं की। जी चीन हमारे यहाँ कहाँ तक घुस आया है शायद हमारे विवेक भाई को नहीं मालूम है, ना हमारे प्रधानमंत्री जी को मालूम है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। जी आप बताइए, 2 करोड़ के 10वां भाग भी छोड़ दिया, 2% भी अगर 2 करोड़ के साल में दी हो नौकरियां तो बता दीजिए। उन्होंने कहा था 15 लाख आएंगे, आखिर में ये हुआ कि सारे जुमले थे। चलिए, जी तो जुमला ही पार्टी इसका नाम हो जाता है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ भारतीय जुमला पार्टी नाम रख देते तो ज़्यादा बेहतर होता, मैं समझता हूँ। लेकिन चलिए, हम इस बात पर डिस्कस नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन दूसरा टर्न भी बीजेपी का सेंटर का पूरा होने जा रहा है, अगले साल चुनाव है। बताने के लिए देखिए गौरव जी, इनके पास है कुछ नहीं, धरातल पे इन्होंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, पिछली बार बहुत हम पुरानी बात नहीं जाएंगे, लेटेस्ट मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 10 साल की, कैसी बात कर रहे हैं आप? 9 साल अभी की गिना रही है, इतनी उपलब्धि गिनाई है। वही तो बता रहा हूँ, तो हम राम बता मंदिर रहे गिनाया है, हैं। 30 सर्जिकल गिनाई है। स्ट्राइक पे इन्होंने बात सुन करी रहे थे थी, क्या आप? सुन तो लिए, सर्जिकल स्ट्राइक बात करी थी। आपको याद होगा, अभी पिछले महीने अभिनंदन ने बयान दिया कि मोदी जी का इमरान की नूरा कुश्ती थी। कहते, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अभिनंदन जी का बयान है, बाकायदे अखबार में छपा है। दूसरी बात, पुलवामा पे इन्होंने डिस्कस किया नहीं, कोई चर्चा पुलवामा की। हमारे विवेक जी मतलब इतने काबिल आदमी है कि पुलवामा को दूर दूर तक नजरअंदाज कर दिया, छू करके निकल गए, मतलब छुआ भी नहीं, खाली देख करके निकल गए इधर से। पुलवामा पे कोई बात नहीं करी, सर्जिकल स्ट्राइक बात करी। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक पे मेरा बयान नहीं है, ये अभिनंदन उसका बयान है जिसको हमारी भारतीय आर्मी का बंदा था, वो बाद में हिंदुस्तान लाया गया, उसने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बहरहाल, अब आ जाइए धरातल पर, तो इनका कोई काम है नहीं।
और पुरानी बात में हम जानने जाएंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई है तब से मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात 2014 से ही अब तक की करूंगा कि 14 से मुझे एक चुनाव बता दें, ये स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर के किसी भी प्रदेश का विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा इन्होंने कुछ किया हो वो बता दें। ये तो बताते हैं कि इनके तमाम मंत्री बोलते हैं, उज्ज्वला योजना बोलते हैं, आवास बोलते हैं, इज्जत घर बोलते हैं। बहुत अच्छी बात। अभी ये स्वच्छता सारी अभियान बोलते हैं, ये सारी योजनाएं कागजों में स्मार्ट सिटी बोलते गौरव जी, हैं। आज की तारीख में कागज का भाव क्या है आपको मालूम है? ये सिर्फ कागज का भाव इसीलिए बढ़ गया है अच्छा। कि तमाम योजनाएं कागज पे गौरव जी। अच्छा। सत्यता क्या है आप चलिए देख लीजिए कि सड़कों की स्थिति क्या है आप अच्छा। बताइए। कैसी बात कर रहे हैं? शहर के कागज अंदर का भाव बीजेपी से निकल पड़ गया अरे है। शहर के अंदर सुन लीजिए, शहर के अंदर हेलमेट के नाम पे पुलिस लूट रही है, चालान कर रही है, क्या है गौरव जी आप बताइए। तो हेलमेट शहर लगाइए, के क्या अंदर दिक्कत है? कितनी आदमी स्पीड हेलमेट चला लगाइए। नहीं सपा सरकार में हेलमेट नहीं, नहीं उतर गया। हम बात सपा पहली बार भाजपा चालान कर ही हो रहा रहे है। हैं, हम तो बात प्रशासन की कर रहे हैं और कानून व्यवस्था पे ये बात नहीं करते हैं, शिक्षा पे ये बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे। स्वास्थ्य की बात ये है कि जितने भी वो चल रहे हैं मतलब अस्पताल सब बिल्कुल अवैध तरीके से चल रहे हैं पूरे लखनऊ पूरे प्रदेश के अंदर। छोड़िए लखनऊ में ट्रामा सेंटर तक मानकों के अधीन नहीं है। ट्रामा सेंटर इतना बड़ा अस्पताल है गौरव जी, अगर आप जानकारी कर लीजिए। तमाम बिल्डर्स बिल्डिंगें बनाते हैं, देखिए वैसे बिल्डिंग फौरन तोड़ देते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, बुलडोजर चलवा देते हैं, लेकिन तमाम शिकायतें की जाती हैं चाहे समाचार पत्र के माध्यम से की जाए या गौरव जी पर्सनल मिलकर की जाए अधिकारियों से। इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। थाने मिले रहते हैं बिल्डरों से। कैसी बात कर रहे हैं? अरे जीरो टॉलरेंस नीति है, आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा जीरो टॉलरेंस नीति तो मैं बता रहा हूं, अभी परसों कन्नौज की घटना सुन लीजिए। कन्नौज में कन्नौज के सांसद ने कोतवाली में घुस के मारा एसआई को, तमाम पुलिस वालों को। नाम ले लीजिए। FIR नाम सुब्रत पाठक नाम है, मैं नाम बता दे रहा हूं। लेकिन क्या हुआ गौरव जी, जब एसआई ने तमाम पुलिस वालों ने ये कह दिया मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तब FIR हुई है गौरव जी 52 लोगों के खिलाफ। ये मेरी जीरो टॉलरेंस नीति है। ये जीरो टॉलरेंस नीति है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ तमाम महिलाएं महीनों से बैठे हुई हैं, धरना प्रदर्शन। अरे मामला सुलझ गया भाई वो। और क्या कुछ नहीं सुलझ गया गौरव जी। और जीरो टॉलरेंस नीति सुन लीजिए, अभी नोएडा में एक बच्ची का रेप हुआ, उसको मार के उसने और ले जाकर डाल दिया तालाब में। उससे पहले एक हफ्ते पहले एक मासूम बच्ची के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म किया। बलात्कार हत्याएं तमाम बढ़ रही हैं, पुलिस हेलमेट के नाम पे लूट रही है। जहां पर पुलिस को जाना चाहिए वहां जाती नहीं है। अभी आप दूर ना जाइए, एक कसाईबाड़ा यहाँ है लखनऊ के अंदर। कसाईबाड़े में इतना गहरा खड्डा खोद दिया है, बेसमेंट खोदा जाता है बिल्डिंगों का, बिल्डिंग बन रही है और बगल में दरगाह है और वो पुराना लखनऊ कहलाता है गौरव जी। तमाम मकान पुराने बने, कब कौन सा मकान गिर जाए कोई परवाह नहीं अधिकारियों को, लेकिन बेसमेंट खुद रही है। क्या अधिकारियों को मोतियाबिंद हो गया है या अधिकारियों ने मोटी पट्टी बांध रखी है? तमाम शिकायत करने के बावजूद गौरव जी कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई कब होती है? जब इनके पास पैसा नहीं पहुंचता है। अभी आप मुख्यमंत्री ने 2 बिल्डिंगें गिरवाई शासन ने, और ऐसा नहीं इंद्रमणि त्रिपाठी के टाइम पे गिरी है। क्या इंद्रमणि त्रिपाठी को सब नहीं दिख रहा है? तमाम ग्रुपों पे खबर चलती है, तमाम अखबारों में खबर चलती है गौरव जी, कहीं कोई थोड़ा विपक्ष को भी बता दीजिए। नहीं विपक्ष तो विपक्ष है नहीं, विपक्ष है गौरव जी, विपक्ष कहाँ है बताइए आप? अच्छा विपक्ष अगर कैसी बात कर रहे हैं? 3 दिन विपक्ष बैठा हुआ आपके सामने, सुन रहे थे, कांग्रेस बैठी है, आप बैठी है, सभा बैठी है। अखिलेश जी को बोल रहे थे, टिफिन में बात कर रहे थे, कोई बुनियादी बात अखिलेश जी पास कोई मुद्दा अखिलेश जी पास भी नहीं है विपक्ष के पास। कैसी बात कर रहे हैं? अरे जो कह रहे हैं गौरव जी संघर्ष करते हैं भाई। क्या संघर्ष कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं बताइए? सरकार अगर इनको संघर्ष करने मतलब होता सरकार की ईंट सेठ बजा देना चाहिए। घर में एसी में बैठ के संघर्ष नहीं होता है, ट्विटर से संघर्ष नहीं होता है, फेसबुक से लाठी खाने की क्षमता रख लीजिएगा, सरकार चंद दिनों में चली जाएगी। गौरव जी अच्छी तरह समझ लीजिए और ये विपक्ष को समझना चाहिए। कांग्रेस आपको क्या बोलेंगे इस मामले में? आप कांग्रेस को आप पे बोल दीजिए। कांग्रेस को क्या बोलते हैं? कांग्रेस तो बेचारे अभी मासूम मजलूम बने हुए हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अब उनकी सरकार मासूम मजलूम बने हुए हैं। कर्नाटक जीत कर आया, अभी हिमाचल जीत के आया है, कर्नाटक में जीत के आया, बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन मैं तो इनको मजलूम इसलिए कहूंगा कि अभी ये कहीं पर है ही नहीं। हाँ अब लोकसभा में अगर ये कुछ सीटें ले आते हैं उत्तर प्रदेश में, मेहनत कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी क्या बोलेगी? लेकिन आम आदमी पार्टी का तो मामला ये है कि संघर्ष के नाम पर अगर वाकई कोई दिख रहा है क्या बात है तो आम आदमी पार्टी दिख रही है। प्रिंसिपल भाई सालूवार मिल गया आपको। आम आदमी पार्टी वास्तव में उसका उन्हें रिजल्ट भी मिला है। स्थानीय निकाय चुनाव में 5 वो इसमें कोई सत्ता की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई संशय नहीं है, संघर्ष करती है कांग्रेस पार्टी भी। संघर्ष में देखिए कांग्रेस प्रियंका संघर्ष कर रविंद्र भाई से क्या नाराजगी है भाई? लेकिन पूरी पार्टी हाथ पे हाथ धरे बैठी कांग्रेस में। नहीं कांग्रेस रविंद्र भाई से क्या नाराजगी है आपकी?
किससे? रविंद्र भाई से। रविंद्र भाई देखो बड़े भाई हमारे, इनसे क्या नाराजगी होगी। अच्छा। लेकिन जो इनके मुखिया हैं, प्रमुख हैं, हाँ। वो मुझे कहीं संघर्ष करते नजर नहीं आते ठीक है, गौरव जी। ठीक है। और जब प्रेस में भी बात करते हैं तो वो मुद्दों पर और मजबूत से अपना पक्ष रख ही नहीं पाते गौरव जी। ठीक है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनको उछाल देती है और लीजिए। उनका मजाक बना देती है। कैसी बात और कर रहे हैं, विवेक जी उछाल जो हमारे देती कह है। रहे थे, सपा प्रमुख है, मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री है का भाई, जो उत्तर खिल्ली प्रदेश उड़ाई के। थी विवेक जी ने, हाँ। तो मैं गौरव जी उस पर भी एक लाइन की बात करना चाहता हूँ जी। कि जितना मजाक जी। मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री का बना है मेरे देश में ही, जी। विदेशों की मैं बात नहीं करता, मैं विदेश जाता नहीं, घूमता जी। नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे देश में जितना मजाक मेरे प्रधानमंत्री का बना है गौरव जी, इससे ज्यादा भी कोई शर्म की बात ठीक है विवेक श्रीवास्तव, जवाब आपको देना है सबका। सब बड़े नाराज हैं, आप इस बात जा रहे हैं। रविंद्र भाई बोल चुके हैं आपकी जो जगह है वो खिसक चुकी है। प्रवक्ता कांग्रेस बता चुके हैं कि आपका बिस्तरा बोरिया बंद हो चुका है, तैयारी कर लीजिए। ये मैं नहीं, विपक्ष बोल रहा है। डिबेट पे बैठाऊंगा। गौरव जी, जी जी मैं सबकी बात सुन रहा था, जी एक एक करके मैं सबकी बातों का जवाब दूंगा। दे दीजिए। साबरी साहब ने कहा कि साहब 2 करोड़ नौकरियां देने की बात, कहा तो था ही, आपने झूठ बोला क्या वो? रोजगार की बात हुई। अच्छा अच्छा। अब नौकरी रोजगार में अंतर अगर मुझे साबरी साहब को समझाना पड़े, नहीं बिल्कुल सही बात है। चलिए अच्छा बता दीजिए, यही बता दीजिए रोजगार इस पे कितना मिला। पार्लियामेंट में स्वयं प्रधानमंत्री जी का बयान आ चुका है कांग्रेस को लक्ष्य करके कि कांग्रेस पहले नौकरी रोजगार में अंतर समझ ले। अच्छा अच्छा। 40 करोड़ 82 लाख लोगों को मुद्रा योजना में लोन दिया गया है, अच्छा अच्छा। जिसमें 33.54 करोड़ शिशु कैटेगरी के लोन है, जी। 5.89 करोड़ किशोर कैटेगरी के लोन है। अच्छा। टोटल 23 लाख करोड़ रुपए जी। बांटे गए हैं मुद्रा योजना में रोजगार के लिए। अच्छा अच्छा। तो 2 करोड़ अगर हमारा 10 साल भी देख लीजिए तो 2 करोड़ के हिसाब से जाकर के 20 करोड़ भाई इतना रोजगार रोजगार होता बांटे, फिर आदमी बेरोजगार क्यों है? है। रुक जाइए, नौकरी करने नहीं गए क्या वो? देखिए गौरव जी, जी विस्तार से समय दीजिएगा, मैं सारी बात समय मैं पूछ लिया, तो दूसरा राउंड है, पूछूंगा भाई। देखिए मैं तो इतने लोगों को रोजगार मिला, पूछे जी। इतने लोगों को रोजगार मिला जी। लेकिन इसी बीच भारत की जो जनसंख्या है कहाँ से कहाँ आ गई उस पर भी दृष्टिपात करनी चाहिए। अगर जब इस पे समग्र जिस दिन चर्चा करना हो, रोजगार पे बेरोजगारी पे, उस दिन एक अलग से डिबेट रखिए, समग्र विषय के साथ चर्चा हो जाएगी। कोई नहीं रखेगा तो हम तो अब आगे आ जाइए। जी। हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि साहब हिंदू मुस्लिम को लड़ा के बात करते हैं। जब देश आजाद हुआ जी, हिंदू भी आपके थे, मुस्लिम भी आपके थे। हम तो कहीं नहीं थे। आपके थे कि हमारे थे? कांग्रेस के थे, कांग्रेस सभी जी वोट देते थे। अच्छा, इनको वोट। भाई जवाहरलाल नेहरू जी तो संसद में प्रधानमंत्री थे, जिस समय वो हाथ उठाने कहते थे तो पार्लियामेंट के मेंबर दोनों हाथ उठाते थे। अच्छा। उस प्रचंड बहुमत के साथ इनकी सरकार बनी थी। लीजिए। और उस जमाने में कोई बीजेपी तो छोड़ दीजिए, अन्य किसी दल का कोई नाम लेवा नहीं था। बाबा भीमराव अम्बेडकर तक चुनाव हार जाते थे। जी। तो उस जमाने में तो सब आपके थे। जी। आपने क्या ऐसा किया जी, क्यों आपकी पतन किस पराकाष्ठा तक आ गए कि आज आपके उस प्रदेश से आपका एक सांसद है। अच्छा। विधान परिषद में शून्य हो चुके हैं। जी। विधानसभा में हम 2 हमारे 2 की स्थिति में है। जी। इसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं हैं। अच्छा। इसके लिए कांग्रेस की खुद की नीतियां, खुद के नेता, खुद की इनकी कार्यशैली जिम्मेदार है। अच्छा अच्छा। अब उस पर विस्तार से उस पर भी कभी चर्चा कर लीजिए। आप भी कभी 2 थे? हम भी बिल्कुल 2 थे। हम 2 से शुरू हुए, तो होता तो ये भी शुरू हो जाए। 2 से हम यहाँ तक आए हैं। होता शुरू हो जाए ये भी। जी। सुन तो लीजिए, हम 2 से यहाँ तक आए। जी। हमने जनता के बीच जाके संघर्ष किया। जी। हम अपनी बात जनता को समझाते रहे, कामयाब हुए। अच्छा। हम जिसको अपने गठन से पहले जिस मुद्दे को लेकर चले थे, अनुच्छेद 370, क्या बात। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिस मुद्दे को लेकर के झेलम क्रॉस करके शहीद हो गए, हम उस मुद्दे को लेकर चले, उस सरकार में नहीं कर पाए, पिछली सरकार में नहीं कर पाए, अटल जी की, मोदी जी की पिछली सरकार में नहीं कर पाए, हमने सरकार में मौका मिला, काम किया। हम अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जनता ने हमें जिस एजेंडे पे मोहर लगा के वहां बैठाया है, वहां हम काम कर रहे हैं। अच्छा। आप कहते थे कि वहां तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेंगे, वहां तो रामनवमी का जुलूस निकल रहा लाल चौक पे। अच्छा। हमारे लोग ये दृश्य देख करके आह्लादित है, प्रफुल्लित है। और सुनिए, भारत की लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने शंडोल का पूजा अर्चन किया है, जिसका नहीं रुक जाइए, जिस तरह से उन्होंने उसकी स्थापना की है, जिस तरह से वहां मंत्रोच्चार हुआ है, इस विहंगम दृश्य को देख करके बहुसंख्यक समाज का बच्चा अपने प्रधानमंत्री पे वार आ जाता है। लीजिए, न्यौछावर है हमारे प्राण हमारे प्रधानमंत्री पे। ऐसी 100 करोड़ों जिंदगी हमारे जैसी हमारे नरेंद्र मोदी पे न्यौछावर है। लीजिए,
खोल के ले लीजिए, खुल के मैं कह रहा हूँ, लीजिए। उनकी अला बला सब हमने अपने सर पे ले ली। लीजिए। वो दृश्य देख करके बहुसंख्यक समाज देखिए, का बच्चा कितने अपने समर्थक प्रधानमंत्री हैं। पे न्यौछावर है। मैंने भाई वो देखा, दृश्य देखना चाहता था समर्पित प्रवक्ता भारत का है। बहुसंख्यक समाज, वो दृश्य नरेंद्र मोदी ने दिखाया है। जी। आपकी छाती फटती हो, फट जाए, कल फटती हो, आज फट जाए। लीजिए। हम वो दृश्य देख के आह्लादित हैं। ठीक हम है। अपने प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक है, नरेंद्र मोदी के आगे। आप नरेंद्र मोदी की तुलना करेंगे? जी, ये नरेंद्र मोदी है, ये राहुल गांधी ने कहा है बाहर। रुक जाइए, ये युगों युगों में ये नाम पैदा होता है। अच्छा। ये युगों युगों में ये नाम आता है। ये व्यक्ति जिसने भारत की संस्कृति को, भारत के सनातन संस्कृति को जरूर प्रोत्साहन दिया है, जो दिशा दी है, जो महिमा मंडल दिया है, जो विदेशों में स्थान दिया है, आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। उस दृश्य को आप समझ भी नहीं सकते। सवाल तो ले लीजिए। आप लोग सुन लीजिए, आप बोल रहे थे, मैंने नहीं रोका। आप एक लाइन आपने बताया, रुकिए, बारी बोलिए। बैन कर दिया। मैं आपसे पूछता रह गया, कहाँ बैन किया, पूछो, किस चीज के लिए बैन किया, आप जवाब न दे सके। ठीक है। अगर बैन किया तो नौकरी करने के लिए बैन किया, क्यों ना करे भाई। आप जाइए, सीखिए, टेक्नोलॉजी लीजिए, ठीक है, देश में आइए, सेवा दीजिए। हो गया। क्यों वहां नौकरी करते हो? हो गया। ये रुक जाइए, अरे रुक जाइए, हो गया। इनकी छाती का दर्द है। प्राइम डिबेट है। हम उस ये दृश्य को बीजेपी देख डिबेट के नहीं है। आह्लादित है। प्राइम डिबेट है, ठीक है, 2 मिनट, ठीक है, हमने से बड़े दूसरा व्यक्ति अंधभक्ति नहीं कर सकता। ठीक है। आप मत करो, कौन बुला रहा है आपको? जी। आपकी छाती कल फटती हुई आज मैंने नहीं कहा। रही। लोकतंत्र के मंदिर में जो दृश्य भारत की जलपार समुदाय ने देखा है, अपने प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक है। ठीक है, मलिक भाई मान लूंगा। आम लोग हैं। ठीक है, आप रोकते रहिए। हो गया। आपको रुदन आपका मुबारक हो, आपका ही विधवा मिलाप आपको मुबारक हो। हम अपने प्रधानमंत्री के साथ हर हाल में ठीक है, हो खुश गया, हैं। हो गया। हम अपने प्रधानमंत्री के साथ हर हाल में खुश हैं। सुन लीजिए, आप बात करोगे अरुणाचल प्रदेश की, आप बात करोगे डोकलाम विवाद की, चाइनीज एम्बेसी हो गया, हो कौन गया। जाकर के हो गया। बैठता था डोकलाम विवाद के समय? क्या बात करोगे आप देश की सुरक्षा की, हो गया, हो गया, हो सुरक्षा गया। की? आप बात करोगे? ठीक है, हो ये गया। देश देख करके बहुसंख्यक समाज का बच्चा अपने प्रधानमंत्री पे वारा जाता है। हाँ, ठीक है, न्यौछावर है हमारे प्राण, हमारे ठीक है, प्रधानमंत्री। सुन लीजिए। क्या बात करोगे आप? आपने कर दी। जी, बोलिए। सुन के कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है वहां। वो कांग्रेस करा रही है, वो कांग्रेस करा रही है, और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में कश्मीरी पंडित मत कहो, कश्मीरी हिंदू कहो। कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार राजीव गांधी की सरकार से शुरू हुआ था। ऐसे करेंगे दंगल में बताइए। एक का चुन के हिसाब दिया जा रहा है, को दंगल में बनाइए। चुन के हिसाब दिया जा रहा बारी बारी है। बोलिए। एक कश्मीरी पंडित बारी बारी मारा बोलिए। जाएगा, बिल्कुल, एक कश्मीरी हिंदू अगर मारा जाएगा, मैं सब कुछ उस डिबेट एक कर को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाने का डिबेट काम कर दूंगा। हमारे लड़वाखड़े आप करेंगे, ऐसे डिबेट कर हो रहा है। प्लीज। वो दृश्य आप देखोगे, विवेक सिंह साहब हो गया। देख रहे हो गया। मलिक भाई देखो। बोलिए, मलिक भाई बोलिए, मलिक भाई बोलिए, मलिक भाई जी। वाह भैया, जिंदाबाद। जी, पॉलिटिकल लगा के रैली में खड़ा हूं मैं। जी, लेकिन बस मेरा एक सवाल है, आप जी। बहुत हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो गलत जी। बात है, जी। लेकिन फिर भी करते हो तो एक सवाल पूछ लेता हूं मैं। WHO ने कहा कि भारत में कोरोना में 47 लाख लोगों की मौत हो गई। जी। तो बताइए कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान बता दीजिए विवेक भाई, मरे? बड़ा सवाल ले लिया आपसे। बता दीजिए। भारतीय थे कि हिंदू मुस्लिम थे? माँ गंगा ने गवाही दी है, जी। क्या हुआ इस देश में, जी, बताइए, बताइए। बता दीजिए। मेरे एक ही सवाल, सारी डिबेट गंगा में लाशें बहाई भी जाती है, किनारे दफन भी कराई जाती है, जलाई भी जाती है। जो विषय आपका को नहीं मालूम उस पर चर्चा मत करिए। विदेशों में भी बहुत दृश्य देखे गए। इटली में आपके लाशों की लाइन लगी थी, बुलडोजर से जेसीबी से गड्ढे खोदे जा रहे थे कब्रिस्तान के। जाकर सोनिया गांधी के बाइकट पूछ लिए होते, सोनिया गांधी के बाइकट पता कर लो कितने लोग मरे थे। बहुत हिंदू मुस्लिम करते हो। अगर सुन लीजिए, बिल्कुल करते हो। ये करने की नौबत आपने लाई है। अगर आपने सबको संभाल के रखा होता तो नौबत ना आती। अच्छा, ये नौबत आपने लाई है। अगर आपने बहुसंख्यक समाज की भावनाओं की कदर किया होता, ये अच्छा। दृश्य आगे देखना पड़ता आज आपको। अच्छा, ये आपके किए हुए है सब। तो ये अल्पसंख्यक समाज की पार्टी है क्या? कैसी बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन कब हुआ, किसने कराया? अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? अच्छा, किसका गठन किसने कराया? अच्छा। इंदिरा गांधी ने कराया, बताओ ना देश को। देश या तो मुस्लिम जवाब पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन इंदिरा गांधी ने कराया, बताओ देश को। मुझसे पूछ रहे हो तो पूछ लो, जवाब ले लो। क्या सवाल क्या पूछो, बताओ ना, बताओ।
संविधान के पीछे शरीयत लागू करना कौन चाहता है? कांग्रेस चाहती है। अच्छा। वक्फ बोर्ड को इतनी पावर किसने दी? जी पेंशन स्कीम में शरीयत के कानून कैसे लागू हो गए? फैमिली पेंशन में शरीयत कैसे लागू हो गए? क्या बात करोगे आप? मलिक भाई बोलिए। संविधान की आड़ में शरीयत लागू करने की कोशिश करोगे, सेकुलर सेकुलर कौन सा सेकुलर परिभाषा पढ़ के आते हो आप लोग? ठीक है, बोलिए बोलिए मलिक भाई, बोलिए बोलिए मलिक भाई। मेरा सवाल क्या है ये तो बता दीजिए, मैं भाषण वो जवाब नहीं देंगे, वो नारे लगाएंगे। कोई नारा नहीं, एक एक बात का जवाब दूंगा। जी बोलिए, फिर वही बताइए आप कोरोना समय में जो मरे हैं वो कितने हिंदू कितने मुस्लिम थे, बता दीजिए। बता दीजिए। सब मरे हैं, ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे, वो भारतीय सब मरे हैं, क्यों नहीं उसको कहूंगा? बोलिए बेबी भाई। सब मरे हैं जी, सब मरे हैं वो। जो आप हमसे आकर पूछ रहे हो, उससे ज्यादा विभीषिका तो विदेशों में देखी गई। इटली में तो जेसीबी से गड्ढे खोदे जा रहे थे कब्रिस्तान के। ये कौन सी बात है आपको बता रहे हो? WHO कर रहे हो, अभी आप हंगर इंडेक्स बताओगे, चूल्हे बना रहे हो इंडेक्स को। 80 करोड़ लोगों को हमने भोजन दिया है, लीजिए हमने दिया। 80 करोड़ आपके साथ में अखबार उठाओ, वहाँ भूख से मर गए एक परिवार, बाबा में भूख से मर गई एक परिवार, हमने लोगों को भूख से मरने शुरू किया। शौचालय हमने दिया, प्रधानमंत्री आवास कार्ड में हमने दिया, आपने क्यों नहीं दिया? आपके हाथ किसने पकड़े थे? सिलेंडर आपने क्यों नहीं दिया? आपके हाथ किसने पकड़े थे? इटली से फोन आ गया, क्या बात करोगे? भाई हो गया, हमने किया। 60% गाँव तक बिजली हमने पहुंचाई। इलेक्शन आप भी हासिल कर सकते हैं, आपको मौका था। 70 साल देश आपने क्यों नहीं किया? हो गया भाई, आज हम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं अकेले हैं, गाजे बाजे के साथ जनता के बीच जाकर के अपने 9 साल के कामों का डंका पीट रहे हैं। उस डंके की आवाज से आपकी छाती फटती हो गया। आपके 9 साल की बोले बोले बोलिए पिपल भाई, बोलिए जी, बोलिए जी। अभी विपक्ष की बात रख रहा, अभी ताबरी जी ने इनकी बात को सुना और उसका जवाब दिया। जी विवेक जी। अगर मैं अच्छी पढ़ाई करूं जी। और एग्जामिनेशन पेपर वहां रूम में जाके बैठूं तो क्या मैं कस के चिल्लाऊंगा? अरे केजरीवाल बहुत पढ़ के आए थे, 45 करोड़ का बंगला बनाए, फाइलें गायब करवा दिया जांच की, 8 लाख का पर्दा लगाया। ऐसी पढ़ाई को आग लगे, ऐसी पढ़ाई को आग लगे, डाल दो उसकी मार्कशीटें चूल्हे में जो चोरी सिखाती है। IRS है तुम्हारा अरविंद केजरीवाल। ऐसी पढ़ाई को आग लगे जो 45 करोड़ का कवर करा रही है, 8 लाख के पर्दे लगवा रही है। गरीब का घर, प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 लाख गरीब का मकान बन जाता है। 45 करोड़ के बंगले में जाते कमाने वाले यहाँ बैठ करके बात पढ़ा रहे हो आप? किस मुंह से बोलते हो ऐसी बात? किस मुंह से बोलते हो? ऐसी पढ़ाई को आग लगे जो 45 करोड़। श्रीवास्तव जी सवाल तो लेना दीजिए। हो गया अरे पिट्टल भाई सवाल चोरी सिखाती है, प्लीज प्लीज। ऐसी ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी पढ़ाई अरविंद केजरीवाल की डिग्रियों में आग नहीं चाहिए, आग लगे जो चोरी सिखाती है, शराब घोटाला सिखाती है, मसाज पार्लर सिखाती है, हवाला घोटाला करवाती है। ऐसी डिग्री, ऐसी IRS की ट्रेनिंग, हो गया ऐसी पढ़ाई, आग लगे आग। हो गया जाओ, लानत भेजता हूँ तुम्हारे अरविंद केजरीवाल की डिग्रियों पर। हो गया लानत है, ठीक है। अरे विवेक भाई सुन लो, लानत है अरविंद केजरीवाल की डिग्रियों पर, चोरी सिखाती है। अरे गरीब का घर बनवा 1.5 लाख में गरीब का घर बन जाता। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 बजे से 3.5 बन जाता। गरीब के लिए क्या किया? ठीक है, हो गया। 2 बूंद पानी देकर के कहते हो कि पहले पानी दे दिया, पानी दे दिया, फ्री का पानी पिला के वोट ले रहे हो, शर्म नहीं आती? चलिए हो गया। शांति रखो भाई। क्या शांति रखे? डूब पड़ो ऐसी फर्जी डिग्रियों में ले जाके चोरी हो गया। ये किसी पे चर्चा क्यों, चर्चा क्यों? बड़े भाई देता हूँ, बड़े भाई प्लीज जी। आपको नंबर मिल जाएगा जी। जब आप नंबर नहीं, तभी तो आप अपना आपको इस विषय पे बोलने का हक नहीं है। पहले जाकर अपने दामन को साफ करिए, जनता से माफी मांगिए। उस 45 करोड़, उस 8 लाख के पर्दे के लिए कैसे उसका ईमान गवाही देंगे? 8 लाख के पर्दे का, 8 लाख का पर्दा, 45 करोड़ का पर्दा, फाइलें गायब, और कहते हो सरकार अध्यादेश क्यों ला रही है? शर्म नहीं आती? हो गया। कहते हो सरकार अध्यादेश क्यों ला रहा है भाई? आप डिबेट खराब कर देते, चोरी करोगे, डिबेट नहीं करूंगा, सरकार मुझे कोई ना बताए, मुझे अपना काम बता। बड़े भाई प्लीज प्लीज। आज इतना चिल्लाते नहीं
नहीं है जी। इन्होंने क्या कुछ किया नहीं जी लोग ये पूछ रहे हैं सिलेंडर महंगा क्यों मिल रहा है, जी। पेट्रोल महंगा क्यों मिल नहीं, रहा है, प्लीज, प्लीज। तेजों से महंगा मिल रहा है, जी। हिंदू मुसलमान क्यों देश में हो रहा है, चलिए। युवा बेरोजगार क्यों बैठा है। चलिए। अगर साबरी जी पूछते हैं, प्रवक्ता दूसरे पूछते हैं तो इनका बीपी बढ़ जाता है। जी दिल्ली में साक्षी की जो हत्या हुई उस पर कुछ बोलोगे? बोलोगे क्यों बोलता? अरे आपको फिर विवेक श्रीवास्तव जी मैं कहूंगा बुरा लग जाएगा जी। कि नालायक पार्टी से आते हैं, वही मोहल्ले का नालायक है जो बटन आपकी घंटी दबाता है, हाँ। जब मकान मालिक बाहर आता है तो भाग जाता है। लीजिए उस तरह की बातें मत कीजिए आप। जी। आप अगर काम किए हैं, देश में आपकी सरकार है, जी। इसी समय में 12 राज्यों में आपकी पूर्ण रूप से सरकार की, 18 राज्यों में आपकी सरकारें थी मिली जुली, आप क्यों 5 राज्यों में सीमित होते चले जा रहे हैं? क्यों आपसे हिमाचल चला गया, क्यों जी। कर्नाटक चला गया आपके पास से, क्यों पंजाब में हम सरकार नहीं बना पाए, क्यों नहीं पंजाब में बंगाल कभी लोग सरकार बना पाए? क्यों? विमेन पार्टी क्योंकि रही आपकी थी, नीति क्या बात गलत कर है। रहे हो आप? चलिए भारतीय जनता पार्टी की नीति ठीक है, गलत रविंद्र भाई बोलेंगे, पिपल भाई हो गया, जब पिपल भाई हो गया, पिपल भाई हो गया, रविंद्र भाई बोलेंगे, रविंद्र भाई जी मुझे एक चीज पे आपत्ति है, जी जो कहा गया कि हमारी पवित्र संसद को देख के जी केवल बहुसंख्यक समाज खुश हुआ। जी बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात मैं आपको संविधान का प्रियम्बल सुना रहा हूं जी और इस बात से उसकी हत्या हो जाती है। जी प्रियम्बल में शुरू में ही, मतलब पहला पेज, जी वी द पीपुल ऑफ इंडिया जी having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic। जी ये हमारा प्रियम्बल है। जी कोई पार्टी अगर ये कहती है कि खाली बहुसंख्यक समाज खुश हुआ है तो जी। उस पार्टी को निलंबित कर दिया जाना चाहिए चुनाव आयोग द्वारा। लीजिए देश जो श्रीवास्तव। स्यापा दूसरा- करती है उसको क्या दूसरा किया सुनिए। जाए हरिंदर जी? जी आप जो- पूछते तो आप क्यों नहीं गए कार्यक्रम में? किसने रोक दिया आपको? क्यों नहीं गया कार्यक्रम में, क्यों नहीं गया बोल रहे हैं? कार्यक्रम में क्यों खुशी- नहीं बोल गया? रहे में नहीं हैं गए। ये जितना जितना आप बोल लीजिए जितना चाहिए। खुशी के गम में नहीं गए कि गम की खुशी में नहीं गए? किसमें नहीं गए? दीजिए आप बोल लीजिए। आप अभद्र भाषा का प्रयोग भी लगातार कर रहे हैं, बोलिए। विवेक भाई, अभद्र भाषा कौन सा इसमें प्रयोग है? जी। हम तो कह रहे हैं कि हम लोग खुश हैं, हम उस दृश्य को देख के विधवा- आह्लादित हैं। हमारे जैसे विधवा करोड़ों विलाप- नौजवान अपने विधवा प्रधानमंत्री विलाप- न्यौछावर है। हाँ। विधवा हमें विलाप हमें सब खर्च राजनीति की है, भाषा आपको है। गम है, आप गम मनाइए। हमने आपको गम विवेक मनाने श्रीवास्तव से विधवा रोका। विलाप कर रहे हैं, बोल रहे हैं। आप नहीं आए, बताइए। विधवा विलाप सब आप विधवा विलाप करिए, अच्छा। आप रोते रहिए, आप गम मनाइए। विधवा हमने आपको विलाप गम सब मनाने से बात थोड़ा है। रोका। जी। हमने तो गम मैं मनाने आपको से विवेक रोका, भाई, बताइए विधवा क्या? विलाप स्टेटमेंट बात है। विवेक भाई, प्लीज। आप तो काली सदी विवेक भाई, विधानसभा में जाते विवेक भाई हो, हो गया, विवेक आप जाओ काली सदी विवेक भाई हो गया। हमने तो कभी नहीं रोका। विवेक भाई हो गया, रविंद्र भाई और बोलेंगे। काली कर लो, ठीक है, रविंद्र भाई बोलेंगे। कर्म निकाले तो कपड़े निकाले कर लो, कौन रोक रहा? बोले रविंद्र भाई बोले। जब किसी को जब उसकी कमियां निकालेंगे तो इसी प्रकार से परेशानी होती है। आप शब्द निकालते हैं मुंह से। जनता को लोकतंत्र में रविंद्र जी जनता जनार्दन होती है। अच्छा हम जनता के साथ सीधे संवाद करते हैं। अच्छा। हमें किसी की जरूरत जनता नहीं ने है। क्या किया हुआ मैंने आपको बता दिया। जी जनता के लिए क्या किया बता दिया उन्होंने। सब जो किया जनता बता बता रहा है, दिया। जनता सुन रही है। ठीक है, ठीक है। आमिर भाई, बता दिया आमिर भाई नहीं, सुन लीजिए। मुझे तो रोक दिया इन्होंने। मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा था। बोलिए 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 भैया बोलिए बोलिए। तो दूसरा क्या है, ये तो हमारा प्रियम्बल है। जी फिर इन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया। जी वेद में सबसे पवित्र लाइन है वसुधैव कुटुंबकम, बहुत बढ़िया बात है। उसका भी इन्होंने अनादर कर दिया। जी जब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में बांट दिया तो वेद की उस भाषा को जो वसुधैव कुटुंबकम है जी उसका भी अपमान कर दिया इन्होंने। जी और इसको हमारा देश हमेशा से ढोता रहा है। जी दुनिया की जितनी जातियां हैं, जी जितने धर्म हैं, जी। सब भारत में है। इन्होंने कहा अल्पसंख्यक खुश नहीं है, जी। तो अल्पसंख्यक में जैन भी हैं, जी अल्पसंख्यक में बौद्ध भी हैं, अल्पसंख्यक में ईसाई भी हैं, जी अल्पसंख्यक में मुस्लिम भी हैं। जी जैन आप हमारे संख्यक में हैं, हमारे ना प्रियम्बल बौद्ध हैं। संविधान के हिसाब से आप और गिनते हमारे रहिए धर्म जैनों के हिसाब बौद्धों को अल्पसंख्यक से जी। आप इनको अलग नहीं कर जैन सकते और हैं। बौद्ध हिंदुओं में आप गिनते रहिए अल्पसंख्यक को। चलिए और अगर आप अलग करने का प्रयास करते हैं, जैसे 5 राज्यों में है, चलिए हो गया। परिणाम 2024 में आने वाला है। ठीक है आमिर भाई, सपने आखिरी देखते हैं, आखिरी सपनों मिनट, पर टैक्स बोलिए नहीं लगता। बोलिए विवेक प्लीज। देखिए जी। गौरव जी, विवेक वाला नाराज हो गए। विवेक हाँ, भाई विवेक भाई बहुत उत्साह से परिपूर्ण हो गए थे। जोश में आ गए, मतलब उत्साह से आ गए थे। लग रहा था कि मुझे लग रहा था बहुत बड़ी डिबेट में- रैली को संबोधित कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ विवेक जी, भाई लग रहा था हमारे। मुझे, हाँ। और यही अंदाज से रैली में बोलना भी चाहिए ताकि लोगों को तो ये रैली प्राइम डिबेट है उत्साह भाई। बढ़ जाए, जोश ये बढ़ रैली जाए। प्राइम देखिए, डिबेट है। प्राइम डिबेट है, यही हाँ। मैं कहना चाह रहा था गौरव जी। देखिए हाँ। विवेक भाई ने मंच भूल बातों गए बातों थे। में बहुत गुस्से में 2 जिक्र किए, एक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का हाँ। और एक वक्फ बोर्ड का। बिल्कुल गौरव जी देखिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड किसने बनवाया? जी
ये कोई मुद्दा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल चीज़ों के लिए बना जी। कि हमारी शरीयत जी। और हमारी जो जो समाज का जी। मुद्दे हैं उसको उठाने के लिए या उस पर आपस में जो डिस्कशन आपके करने रीति के रिवाज लिए है। इसका सरकार से या बहुसंख्यक समाज से कोई मतलब नहीं है। जी हमारी ये जो कमियां हैं, जो हमारी कुरीतियां जी। हैं, वो खत्म हो समाज की, जी। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना था। लीजिए। बहुत स्पष्ट समझिए। दूसरी जी। बात साहब जो साहब, एक मिनट जी। सुन और लीजिए, सुनिए, विवेक भाई सुनिए, सुन सुनिए, लीजिए। लीजिए। पर्सनल लॉ नहीं, बोर्ड ने आज तक खत्म अरे किया चलिए है। वो एक वो कुरीति विषय बता हमारा है, दीजिए। आपका नहीं है। अपने बनने से वो आज विषय हमारा है, आपका नहीं बिल्कुल है। है। आप सुन लीजिए, चर्चा कर रहे आप हैं। सुन लीजिए। कुरीतियों को हटाने दूसरी के बाद बात, एक आपने कुरीति वक्फ बता बोर्ड का दीजिए, जिक्र किया। जिसको मुस्लिम वक्फ पर्सनल लॉ बोर्ड, बोर्ड अब ने सुन लीजिए खत्म विवेक भाई, किया। सुन लीजिए, जी, प्लीज सुन लीजिए, हाथ जोड़ के सुन लीजिए। नहीं मैं सुनिए, बताऊंगा, सुनिए, वही बता रहा हूँ, सुनिए। एक कुरीति नहीं, बताइए, वही बता रहा हूँ। जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खत्म अरे सुन तो किया। अरे लीजिए। भाई सुन तो सुनेंगे खत्म नहीं, खत्म करना सुनेंगे। डिबेट भाई। हाँ, बताइए। जी। देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना इसीलिए था, जो बता मैंने तो बताया, दीजिए। लेकिन वो सरकार की जेबी संस्था बनकर रह गया, ये गलत बात है। वाह, जैसे अभी आप बाबरी मस्जिद का नाम पे ले लीजिए या 3 तलाक के नाम पे ले लीजिए, जबकि मुस्लिम शरीयत के अंदर 3 तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपको ये मुद्दा परोस के दिया, आपने अपनी पीठ थपथपाई कि हमने ठीक कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था। अब आ जाइए वक्फ बोर्ड के ऊपर। जी। वक्फ बोर्ड का भी मसला गौरव जी ऐसा है कि जो जी। पर्सनल संपत्तियां जो ठीक। दरगाहों, मस्जिदों, खानकाहों के नाम थी, जी। वो वक्फ बोर्ड है, उसमें किसी हिंदू भाई का कोई लेना देना ही नहीं है कहीं से। ठीक तो है। वक्फ बोर्ड को क्या वो करेंगे? आप अजीब बात करते हैं, बल्कि सच तो ये है जी। कि वक्फ बोर्ड की तमाम संपत्तियों पर केरल के हमने कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए। तमाम हिंदू भाइयों को चलिए। बसाया है, जी। तमाम हिंदू भाइयों को केरल दुकानें कोर्ट का दी फैसला है, पढ़ तमाम लीजिए आज भी साबिर आप भाई। लिस्ट उठा के चलिए। देख लिए, चलिए। तमाम चर्चा मकानों में में हिंदू तफसील लोग रह से रहे करिए। चलिए। हैं, लेकिन किसी वक्फ बोर्ड ने निकाला हो तो ठीक है। बता दिए मुझे। केरल ठीक है, कोर्ट हो का गया। फैसला पढ़ लीजिए। खूब पढ़ लिया और आपने, सुन लीजिए। केरल कोर्ट का फैसला पढ़ लिया, खूब और पढ़ जो अब लीजिए। होने जा रहा है वो भी मुझे मालूम है पहले से, वो चल- छोड़ चल, दिया, ठीक है, वो विषय हमारा ठीक है, नहीं है। ठीक है। तो गौरव जी देखिए, एक बात बता दिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि टोटल हिंदू मुस्लिम से, राजनीति से गौरव जी कुछ नहीं होगा। और संसद की बात रही गौरव जी। जी, जो बनी है, हो गया। जितना आपको खुशी है उससे हो सकता है 20 गुना ज्यादा मुझे खुशी हो, क्या बात लेकिन अल्पसंख्यक में कांग्रेस पार्टी भी आ गई, समाजवादी पार्टी भी आ गई है, आम आदमी पार्टी भी आ गई, ठीक है। तमाम पार्टियां आपने ठीक है। अल्पसंख्यक में डाल दी हो हैं। गया। ये क्या मतलब हुआ? आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, चर्चा थी यहाँ पर अभियानों को लेकर, चर्चा थी यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर, चर्चा थी यहाँ पर रणनीति को लेकर। खैर यार चर्चा तो बड़ी महत्वपूर्ण हुई, और चर्चा के दौरान जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मंच की तरह यहाँ पर रैलियां उत्साह दिखाया, वो काबिल तारीफ था। ये उत्साह काबिल तारीफ है, वो ये दिखाता है कि शायद बीजेपी अपनी पार्टी को लगातार क्यों मजबूत करती चली जा रही है, कि उनके जो कार्यकर्ता है, जो प्रवक्ता है, वो इतने उत्साह से लबरेज हैं। वो शायद ये उत्साह अगर विपक्ष में भी आ जाएगा तो शायद यहाँ पर कोई बदलाव भी हो जाएगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेहनत जो करता है परिणाम उसके पक्ष में आता है। चर्चाएं होती हैं, रणनीति बनती है, काम होता है, जनता के बीच जाया जाता है, जनाधार मिलता है, और जनता आखिरी फैसला सुनाती है कि इस बार सरकार किसकी बनाने जा रही है। फैसला जनता के बीच में होता है, और जनता ही जनार्दन कहलाती है, और जनता ही फैसला करती है कि इस बार हम सरकार में किसको बैठाने वाले हैं। खैर रणनीति बनती रहेगी, और जून का महीना है, और जून के महीने जिस तरह से हलचलें देख रहे हैं, वो स्पष्ट करती है कि आने वाले 8 से 9 महीने बहुत जटिल होने वाले हैं, सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, शायद जनता के लिए। कि जनता भी इन तमाम चीजों से रूबरू होगी, अच्छाई भी समझेगी, बुराई भी समझेगी। पर एक बात हमारे लोग भूल जाते हैं, जो हमने अक्सर देखा है, बड़ा बड़ा जंजीर हट गया है और बड़ी बड़ी सरकारें चल गई हैं। क्योंकि जनता के बीच में एक बात बहुत आम होती है, जो हमेशा कही जाती है, और शायद एक प्रसिद्ध फिल्म का गाना और लाइन भी रही है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।